अध्याय का शीर्षक प्राणियों में पोषण, कक्षा 7 विज्ञान, अध्याय 2। हाँ, और यहाँ पहली तस्वीर में हमें 3 अलग अलग तरह के प्राणी दिखाए गए हैं। एक बच्चा है जो सेब खा रहा है, एक गाय घास खा रही है और एक बहुत छोटा जीव अमीबा। जी, यह अध्याय हमें इन्हीं प्राणियों के पोषण मतलब उनके खाने पीने और उसे पचाने के तरीके के बारे में सिखाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। सभी जानवर किसी न किसी तरह से अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर होते हैं। अच्छा, जैसे कुछ जानवर तो सीधे पौधे खाते हैं, जैसे गाय घास खाती है। बिल्कुल। और कुछ जानवर जैसे शेर, वो हिरण को खाता है। और हिरण क्या खाता है? हिरण घास खाता है, तो शेर भी एक तरह से घास पर ही निर्भर हुआ। सही पकड़ा, यही है परोक्ष रूप से निर्भर होना। आगे लिखा है, प्राणी पोषण में शामिल है पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसका उपयोग। इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, हमारे शरीर को किन पोषक तत्वों की जरूरत है। दूसरा, भोजन को शरीर के अंदर लेने का तरीका क्या है। और तीसरा, शरीर उस भोजन का इस्तेमाल कैसे करता है ना। जी बिल्कुल। यहाँ पाचन की एक परिभाषा भी दी है, मैं पढ़ता हूँ। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें हम जो जटिल भोजन खाते हैं, जैसे रोटी या दाल, वो बहुत छोटे छोटे और सरल टुकड़ों में टूट जाता है ताकि हमारा शरीर उसे सोख सके और ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर सके। एकदम सही। यहाँ एक चित्र भी है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ बड़े आपस में जुड़े हुए कण हैं जिन्हें जटिल पदार्थ लिखा गया है, और दूसरी तरफ छोटे अलग अलग कण हैं जिन्हें सरल पदार्थ कहा गया है। बीच में पाचन लिखा है। तो ये चित्र यही दिखा रहा है कि पाचन की प्रक्रिया जटिल भोजन को सरल भोजन में बदल देती है। बिल्कुल। अगली स्लाइड का शीर्षक है खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां। तो यहाँ हम जानेंगे कि अलग अलग जीव अपना भोजन मुंह में कैसे लेते हैं। सबके तरीके अलग अलग होते हैं। पहला उदाहरण है मधुमक्खी और मरमर पक्षी। ये पौधों का मकरंद चूसते हैं। हाँ, जैसे मधुमक्खी और हमिंग बर्ड, वो फूलों का मीठा रस, जिसे मकरंद कहते हैं, अपनी सूंड या चोंच से चूसते हैं। मानव शिशु के बारे में लिखा है, वो माँ का दूध पीते हैं। जी, ये भी एक तरीका है। इंसान के छोटे बच्चे माँ का दूध पीकर ही पोषण लेते हैं। और अजगर यानी सर्प वर्ग के प्राणी शिकार को समूचा निगल जाते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अजगर जैसे सांप अपने शिकार को चबाते नहीं हैं, बल्कि पूरा का पूरा निगल जाते हैं। फिर लिखा है जलीय प्राणी खाद्य कणों को छानकर भक्षण करते हैं। मतलब पानी में रहने वाले कई छोटे जीव वो पानी में तैरते हुए भोजन के छोटे छोटे कणों को फिल्टर करके यानी छान कर खाते हैं। यहाँ एक अद्भुत सत्य बॉक्स भी है। इसमें लिखा है स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। और आगे की बात तो और भी अनोखी है। हाँ, लिखा है यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। ये सच में बहुत अजीब है। स्टारफिश या तारा मछली जब किसी कठोर खोल वाले जीव को खाती है तो वो अपना पेट ही मुंह से बाहर निकाल लेती है, शिकार को नरम करती है और फिर उसे खा जाती है। कमाल है। चलिए अब मानव पाचन तंत्र पर आते हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें मानव पाचन तंत्र दिखाया गया है। जी, इस चित्र में इंसान के शरीर के अंदर भोजन पचाने वाले सभी अंग दिखाए गए हैं। ये एक लंबी नली जैसा सिस्टम है जो मुंह से शुरू होकर गुदा पर खत्म होता है। इस नली को आहार नाल कहते हैं। इसके हिस्से क्रम में दिए गए हैं। पहला मुख गुहिका यानी हमारा मुंह। दूसरा ग्रास नली या ग्रसिका। तीसरा आमाशय। आमाशय मतलब पेट। चौथा क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत। पांचवा वृहदांत्र यानी बड़ी आंत। और छठा मलद्वार या गुदा। तो ये भोजन के रास्ते का पूरा क्रम है। भोजन इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और यहाँ पाचक ग्रंथियों का भी जिक्र है। लाला ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय। ये वो ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाने वाले रस बनाती हैं। जैसे लाला ग्रंथि मुंह में लार बनाती है और यकृत और अग्न्याशय पेट में पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, अब और विस्तार में जाते हैं। अगला विषय है मुख एवं मुख गुहिका, और इसमें बात हो रही है दांतों की। जी, यहाँ चित्र में जबड़े में दांतों की व्यवस्था दिखाई गई है। हमारे मुंह के अंदर के सभी दांत दिखाए गए हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है कृंतक यानी इंसाइजर्स। ये काटने के लिए होते हैं। हाँ, ये हमारे सामने के दांत हैं। जब हम सेब काटते हैं तो यही काम आते हैं। फिर हैं रदनक केनाइन्स। ये चीरने और फाड़ने के लिए हैं। बिल्कुल, उनके बगल वाले जो नुकीले दांत हैं वो रदनक है। और फिर हैं अग्रचर्वणक और चर्वणक, प्रीमोलर्स और मोलर्स। दोनों का काम चबाने और पीसने का है।
जी, ये पीछे के चौड़े दांत है। इनका काम भोजन को अच्छी तरह चबाकर पीसना है, जैसे चक्की में पिसता है। यहाँ एक नोट बॉक्स भी है। इसमें दूध के दांतों के बारे में बताया गया है। हाँ, इसमें लिखा है कि दूध के दांत शैशव काल में निकलते हैं और 8 वर्ष की उम्र तक गिर जाते हैं। और उनके स्थान पर स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ आते हैं। तो बचपन में जो दांत आते हैं वो दूध के दांत हैं, वो टूट जाते हैं और फिर उनकी जगह पक्के दांत आ जाते हैं जो जीवन भर रहते हैं। लेकिन अगर इनकी देखभाल ना की जाए तो दंत क्षय की समस्या हो सकती है। अगली स्लाइड इसी पर है। जी, टूथ डीके। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि दांतों में सड़न कैसे होती है। 3 तस्वीरों में दांत धीरे धीरे खराब होते हुए दिख रहा है। इसकी प्रक्रिया बताई गई है। पहला, जीवाणु भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। मतलब जब हम कुछ मीठा खाते हैं और मुंह साफ नहीं करते तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस मीठे को एसिड में बदल देते हैं। और दूसरा पॉइंट है, यही अम्ल दांतों को धीरे धीरे क्षति पहुंचाता है। और इसी को हम आम भाषा में दांतों में कीड़ा लगना या सड़न कहते हैं। वो एसिड हमारे दांतों को गलाने लगता है। तो इससे बचाव के उपाय क्या हैं? यहाँ 3 उपाय लिखे हैं। पहला, प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करें। दूसरा, खाने के तुरंत बाद कुल्ला करें। और तीसरा, मुंह में गंदी वस्तु न डालें। ये बहुत जरूरी आदतें हैं। ठीक है, अब मुंह में दांतों के अलावा जीभ भी होती है। अगली स्लाइड जीभ और स्वाद पर है। ये हमारी जीभ का चित्र है और जीभ सिर्फ स्वाद ही नहीं बताती, इसके और भी काम हैं। इसके कार्य लिखे हैं: बोलने में सहायता, भोजन में लार मिलाना, निगलने में मदद और स्वाद का पता लगाना। हाँ, तो जीभ हमें बोलने में, भोजन को लार के साथ मिक्स करने में और उसे निगलने में मदद करती है। और इसका सबसे मुख्य काम तो हमें अलग अलग स्वाद बताना ही है। चित्र में दिखाया गया है कि जीभ के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्वाद बताते हैं। जी, जैसे जीभ का अगला हिस्सा मीठा स्वाद, उसके ठीक पीछे का हिस्सा नमकीन, किनारों पर खट्टा और सबसे पीछे का हिस्सा कड़वा स्वाद बताता है। चलिए अब भोजन मुंह से आगे बढ़ता है। अगली स्लाइड है ग्रसिका और आमाशय पर। ग्रसिका यानी ओसोफेगस, ये भोजन की नली है जो मुंह को पेट से जोड़ती है। यहाँ लिखा है, इसकी भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे सरकता है। हाँ, इसकी मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे खाना एक लहर की तरह नीचे पेट की ओर जाता है। और वमन यानी उल्टी के बारे में लिखा है कि यदि आमाशय भोजन स्वीकार नहीं करता तो वमन हो जाती है। बिल्कुल, अगर पेट उस खाने को स्वीकार नहीं करता तो यही प्रक्रिया उल्टी दिशा में होती है और हमें उल्टी हो जाती है। अब बात करते हैं आमाशय यानी पेट की। ये जे आकार की मोटी भित्ति वाली थैली है। जी, हमारा पेट एक जे शेप की थैली जैसा होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है और पाचक रस प्रोटीन को तोड़ता है। हाँ, पेट में एक बहुत शक्तिशाली एसिड होता है जो खाने के साथ आए कीटाणुओं को मार देता है। और साथ ही इसमें पाचक रस होते हैं जो खाने में मौजूद प्रोटीन को पचाना शुरू करते हैं। पेट के बारे में एक बहुत ही विलक्षण दुर्घटना की कहानी भी है अगली स्लाइड में। हाँ, ये एक हिस्ट्री फैक्ट बॉक्स है। ये एक सच्ची कहानी है। एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के व्यक्ति को 1822 में गोली लगी जिसने आमाशय में छिद्र कर दिया। सोचिए, उनके पेट में एक छेद हो गया। और डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट ने उनका इलाज किया और छिद्र से आमाशय के अंदर देखा। जी, उनके डॉक्टर ने उस छेद से पेट के अंदर झांका और पहली बार देखा कि खाना असल में पचता कैसे है। उनकी खोज क्या थी? उन्होंने पाया कि आमाशय भोजन का मंथन करता है और तरल स्रावित करता है। हाँ, उन्होंने खोज की कि पेट भोजन को मथता है, उसमें रस मिलाता है। और आमाशय का निकास तभी खुलता है जब पाचन पूरा हो जाता है। बिल्कुल, जब तक भोजन पच नहीं जाता तब तक पेट उसे आगे छोटी आंत में नहीं जाने देता। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। कमाल है। अब पेट से आगे चलते हैं, शुद्रांत्र और ग्रंथियां यानी छोटी आंत और उससे जुड़ी ग्रंथियां। यहाँ चित्र में यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय और छोटी आंत दिखाए गए हैं। सबसे पहले यकृत यानी लिवर, ये लाल भूरे रंग की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्तरस यानी बाइल बनाती है। जी, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस बनाती है। यह रस वसा यानी फैट को पचाने में मदद करता है। फिर है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, ये पित्तरस को संग्रहित करता है। हाँ, ये एक छोटी थैली है जो यकृत से बने पित्त रस को जमा करके रखती है। तीसरा है अग्न्याशय, पैंक्रियास, हल्के पीले रंग की ग्रंथि जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर क्रिया करती है। ये ग्रंथि भी पाचक रस बनाती है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाते हैं। और अंत में शुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 7.5 मीटर लंबी होती है और यही पाचन पूर्ण होता है। सोचिए, छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। हाँ। और भोजन का पूरा पाचन यहीं पर खत्म होता है। तो जब भोजन पच जाता है तो उसका अवशोषण कैसे होता है? अगली स्लाइड इसी पर है।
क्षुद्रांत्र में अवशोषण। जी, यहाँ चित्र में छोटी आंत की अंदरूनी दीवार दिखाई गई है जिसमें उंगली जैसी हजारों छोटी छोटी संरचनाएं हैं। इन्हें दीर्घरोम या विल्ली कहते हैं। ये क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं हैं और इनका काम पचे हुए भोजन को सोखना है। ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र यानी सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। बिल्कुल, इन हजारों विलाय के कारण भोजन को सोखने के लिए बहुत ज्यादा जगह मिल जाती है। और प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। मतलब हर विलाय के अंदर खून की पतली पतली नसें होती हैं जो सोखे हुए भोजन को शरीर के हर हिस्से तक ले जाती हैं। और स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन की परिभाषा है अवशोषित पदार्थों का रक्त द्वारा शरीर में उपयोग। हाँ, जब खून इस सोखे हुए भोजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है और शरीर उसका इस्तेमाल ऊर्जा बनाने या मरम्मत के लिए करता है तो उसे स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, अब जो भोजन नहीं पचता उसका क्या होता है? अगली स्लाइड है विलदांत्र और निष्कासन पर। जो भोजन पच नहीं पाता वो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ये क्षुद्रांत्र से चौड़ी और छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर, और इसका कार्य जल और लवणों का अवशोषण है। जी, इसका मुख्य काम उस बचे हुए भोजन में से पानी और जरूरी नमक को सोख लेना है। और फिर होता है निष्कासन, ईजेशन। अपचित भोजन मलाशय में अर्धठोस मल के रूप में रहता है और समय समय पर गुदा यानी एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसी से जुड़ा एक स्वास्थ्य नोट है अगली स्लाइड में। दस्त यानी डायरिया। हाँ, इसमें लिखा है कि समस्या है जल रूपी पतले मल का बार बार निष्कासन। और इससे कारण है संक्रमण, खाद्य विषाक्तता या अपच। मतलब दस्त किसी इन्फेक्शन, खराब खाना खाने या अपच की वजह से हो सकता है। इसका जोखिम बताया गया है शरीर से जल और लवण की अत्यधिक क्षति, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि शरीर में पानी और नमक की बहुत कमी हो जाती है। इसका उपाय क्या है? लिखा है उबले और ठंडे किए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाएं। इसे ORS कहते हैं। जी, जीवन रक्षक घोल। ये सबसे आसान घरेलू उपाय है। घर पर 1 गिलास उबले हुए पानी में 1 चुटकी नमक और थोड़ी चीनी मिलाकर इसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। अब इंसानों से हटकर घास खाने वाले जंतुओं की बात करते हैं। हाँ, रूमिनेंट्स। यहाँ चित्र में गाय का पाचन तंत्र दिखाया गया है। गाय, भैंस जैसे जानवर जो घास खाते हैं उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। उनकी प्रक्रिया बताई गई है। घास निगलना, फिर रूमेन में जमा करना। हाँ, वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अपने पेट के एक हिस्से रूमेन में जमा कर लेते हैं। फिर वो जुगाल या कड वापस मुंह में आता है और वे उसे चबाते हैं। इस प्रक्रिया को रोमंथन या रूमिनेशन कहते हैं। जी, जब वे आराम से बैठते हैं तो रूमेन से वही अधपचा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में वापस मुंह में आता है और वे उसे घंटों तक चबाते रहते हैं। इसी को जुगाली करना कहते हैं। यहाँ एक फैक्ट नोट भी है। जीवाणु सेल्यूलोज का पाचन अंधनाल में करते हैं, जो मनुष्यों में नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। घास में सेल्यूलोज होता है जिसे हम इंसान नहीं पचा सकते, लेकिन इन जानवरों की आंत में एक खास हिस्सा होता है जहां बैक्टीरिया इस सेल्यूलोज को पचा देते हैं। बहुत दिलचस्प। और अब सबसे छोटे जीव की बात करते हैं, अमीबा में संभरण एवं पाचन। जी, यहाँ चित्र में एक कोशिकीय जीव अमीबा को भोजन करते हुए दिखाया गया है। हाँ, अमीबा एक बहुत छोटा एक कोशिका वाला जीव है जो अपना आकार बदल सकता है। पहला पॉइंट है पादाब यानी सूडोपोडिया। ये भोजन पकड़ने के लिए कृत्रिम पांव हैं। जब उसे भोजन का कण दिखता है तो वो उसके चारों ओर उंगली जैसे नकली पैर यानी पादाब बना लेता है और उसे घेर लेता है। फिर दूसरा पॉइंट है खाद्य धानी, जहां भोजन फंसता है और पाचक रस स्रावित होते हैं। भोजन का कण एक बुलबुले जैसी चीज यानी खाद्य धानी में कैद हो जाता है। इसी के अंदर पाचक रस छोड़े जाते हैं जो भोजन को पचाते हैं। और तीसरा पॉइंट है पाचन, फिर अवशोषण और फिर अपशिष्ट का निष्कासन। हाँ, खाद्य धानी में ही भोजन पचता है, सोख लिया जाता है और बचा हुआ कचरा बाहर फेंक दिया जाता है। एक ही कोशिका में सब कुछ। चलिए अब इस अध्याय के सारांश पर आते हैं। जी, समरी। पहला बिंदु है जंतु पोषण में पोषक आवश्यकताएं, अंतर्ग्रहण और शरीर में उपयोग शामिल हैं। तो हमने यही सीखा कि जंतु पोषण में ये 3 मुख्य चरण होते हैं। दूसरा बिंदु, मानव पाचन तंत्र आहार नाल और स्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनता है। ये भी हमने देखा, एक लंबी नली और रस बनाने वाली ग्रंथियां। और तीसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में, प्रोटीन का आमाशय में और वसा का क्षुद्रांत्र में होता है। हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किस पोषक तत्व का पाचन कहाँ शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुंह से, प्रोटीन का पेट से और वसा का छोटी आंत में। आखिर में कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न है।
एक मैच द कॉलम है। जी, इसमें बताया गया है कि पाचन के बाद कौन सा पोषक तत्व किस सरल रूप में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, प्रोटीन्स एमिनो अम्ल और वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट शर्करा में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में और वसा अम्ल में बदल जाता है। एक क्या आप जानते हैं सेक्शन भी है, बकरे का दूध गाय के दूध की अपेक्षा आसानी से पचता है। हाँ, और इसका कारण है कि बकरी के दूध में वसा की संरचना सरल होती है, मतलब फैट के कण छोटे होते हैं, इसलिए वो जल्दी पच जाता है। और अंत में 2 सही गलत प्रश्न हैं। पहला, जीभ लार को भोजन में मिलाती है, ये सत्य है, बिल्कुल सही। और दूसरा, पित्ताशय में पित्तरस जमा होता है। ये भी सत्य है। तो आज हमने प्राणियों में पोषण के इस अध्याय को लाइन दर लाइन समझा।